वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, इसके फार्मूले की अगर हम लोग बात करें ऊर्जा की, तो वैद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है W बराबर VIT, फिर बताए थे V²T/R, फिर आपको हम बताए थे I²RT, I²R इंटू टी, और ये बताए थे कि जूल में, ये किसमें है, जूल, ठीक, जूल। हमें वैद्युत ऊष्मा का मापन करना है, तो देखो वैद्युत ऊष्मा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा का मापन कैलोरी में करते हैं। ऊष्मा का मापन किस में करते हैं, कैलोरी, क्योंकि वैद्युत ऊष्मा का मापन, ऊष्मा का मापन कैलोरी में करते हैं, कैलोरी में करते हैं, करते हैं। वैद्युत ऊष्मा का जो मापन है वो किस में करेंगे, कैलोरी में। तो हम कहें भैया कैलोरी में करेंगे तो एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर आपको याद रखना 4.18 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, याद रखेंगे। एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा, 4.18 जूल, 4.18 क्या, जूल। अगर एक कैलोरी में 4.18 जूल ऊर्जा होती है तो एक जूल में, एक जूल में गुणे में रहे, इधर है भाग में, 1/4.18 कैलोरी होती है। एक जूल में 1/4.18 कैलोरी होती है, 1/4.18 क्या, कैलोरी। अब ये सभी के सभी जूल हैं, अब बदलना है कैलोरी में, तो जूल को अगर कैलोरी में बदलना हो तो सिंपल सा उसमें 4.18 से भाग कर दो। तो हम कहे भैया कि ये जो ऊष्मा का मापन आएगा H बराबर, W था जूल में, तो W को 4.18 से भाग करेंगे, अब ये बदल जाएगा कैलोरी, अब ये किसमें बदल जाएगा, कैलोरी। तो H बराबर आ जाएगा W, W को माने VIT, तो ये हो जाएगा VIT बटे में 4.18, 4.18। दूसरा हो जाएगा V²T/R, V²T/R, तो इसके भी नीचे में आ जाएगा 4.18, 4.18। तीसरा है आपका I²R इंटू टी, तो ये आ जाएगा I²R इंटू टी बटे में आ जाएगा 4.18, वो भी किस में आएगा बेटा, कैलोरी में। अब ये आएगा कैलोरी में, अब ये किस में आएगा, कैलोरी। तो उत्पन्न ऊष्मा का मापन हमेशा कैलोरी में करते हैं, और ध्यान रखना है कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.18 क्या, जूल। तो एक जूल की बात करेंगे तो समझा पूरा गुणे में है, इधर है भाग में, तो 1/4.18 कैलोरी आ जाएगा, 1/4.18 क्या आ जाएगा, कैलोरी। तो ये जितना भी दिया है वो जूल में दिया है। अगर हमें उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, इसका मतलब हीट, तो हीट निकालना पड़ेगा कैलोरी में, तो जूल को 4.18 से भाग कर दो, तो H बराबर W/4.18, वो भी किस में आएगा, कैलोरी में। और W का मान रख सकते हैं VIT, V²T/R या I²R इंटू टी, I²R इंटू टी। इसका मान रखेंगे VIT का, तो रख देंगे VIT बटे 4.18। दूसरा हो जाएगा V²T बटे 4.18 इंटू R हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा I²R इंटू टी बटे में 4.18, वो भी किस में आ जाएगा, कैलोरी में। ये भी किस में आ जाएगा जी, कैलोरी। ये उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र है। ये तीनों सूत्र आपके एक ही जैसे हैं, बस याद रखना है कि हर में 4.18 होना चाहिए। देखो भाई, अभी हम लोग H बराबर फार्मूला निकाले हैं, H बराबर हम लोग फार्मूला निकाले हैं, H बराबर I²R इंटू टी, और बटे में है 4.18, वो भी कैलोरी। देखो किसी किसी बुक में हो सकता है इसी चीज को लिखा हो 4.2, रीजन क्या है कि 8 को काटेंगे तो 8 5 से बड़ा है तो आगे एक जोड़ देंगे 4.2, तो लगभग मान के चलो एक ही है आपका 4.18, चाहे लिख दो 4.2। हम कहें H को हीट कहते हैं, उष्मा कहते हैं, I को धारा कहेंगे,
R को प्रतिरोध और T को कहते हैं समय। I को धारा, R को प्रतिरोध, T को समय, और 4.18 है तो कांस्टेंट है। हम कहें वास्तव में ये जो 4.18 है, एक प्रकार से देखा जाए ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। अगर चाहे तो 1/में भी लगा सकते हैं। ये पूरा पूरा कांस्टेंट। जब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट जोड़े हैं इसमें। भाई कांस्टेंट क्या है? जोड़े हैं। और कांस्टेंट हम लोग केवल तभी जोड़ते हैं जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं। जब प्रोपोर्शनल क्या करते हैं? हटाते हैं। और यहाँ जुड़ा हुआ है कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कि प्रोपोर्शनल पहले लगा रहा होगा, बाद में हम लोगों ने गुणांक 4.18 को जोड़कर उसको हटाया हो। 4.18 को जोड़कर उसको हटाया। तो अगर हम लोग कांस्टेंट को वापस हटा दें तो प्रोपोर्शनल जोड़ेंगे। कांस्टेंट को अगर वापस हटा दें क्या जोड़ेंगे? प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे आएगा H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी। इस कांस्टेंट जो ना का हटा दें, कांस्टेंट का हटाएं तो प्रोपोर्शनल जोड़ दें। बता रहे हैं प्रोपोर्शनल का हटाओ तो कांस्टेंट जोड़ब, और कांस्टेंट का हटाएं तो प्रोपोर्शनल। तो हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। H प्रोपोर्शनल टू क्या? R। इसका मतलब H I स्क्वायर पर निर्भर करेगा, H आपका R पर निर्भर करेगा, और H आपका T पर। तो पहला निकलेगा, पहला आपका H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। H प्रोपोर्शनल टू क्या? I। ये तब है जब R और T, R कामा T इक्वल टू होता है कांस्टेंट। R कामा T इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा है H प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर। ये तब होगा जब I कामा T इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो I और T के अलावा जो बचा हुआ। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि H प्रोपोर्शनल टू T बचा, तो यहाँ लिखेंगे T। ये तब होगा जब I और R इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये 3 बातें याद रखनी है। पहला कि H प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, I स्क्वायर, मतलब धारा के बढ़ने पर उत्पन्न ऊष्मा बढ़ती है और धारा के घटने पर उत्पन्न ऊष्मा घटती है। दूसरा हम आपको बताया H प्रोपोर्शनल टू क्या? R। प्रतिरोध के बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ती है और प्रतिरोध के घटने पर ऊष्मा घटती है। तीसरा आपका है कि H प्रोपोर्शनल टू T। समय के बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ेगी और समय के घटने पर ऊष्मा घटेगी। सीधा सीधा अर्थ है कि अगर मोबाइल देर तक चलाओ जाए, समय ज्यादा हो जाए तो हीट ज्यादा हो जाए तो मोबाइल गर्म हो जाए। कोनो भी यंत्र है ज्यादा समय तक चलाओ जाए तो ज्यादा हीट, और कम समय तक चलाओ जाए तो कम हीट। प्रतिरोध ज्यादा होगा मतलब खराब पदार्थ से बना है, कम अच्छा पदार्थ से, तो उत्पन्न ऊष्मा भी ज्यादा होगी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होगी? कम। अगर हम लोग जितना ज्यादा धारा लेंगे, जितना ज्यादा क्या लेंगे? धारा, जितना ज्यादा लोड रहेगा एक मतलब पे I स्क्वायर रहेगा उतना ज्यादा H होगा। मतलब धारा का मान जितना ज्यादा उत्पन्न ऊष्मा उतना ज्यादा, और धारा का मान जितना कम उत्पन्न ऊष्मा उतना कम। तो ये 3 कारक होते हैं जो ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। ये 3 कारक हैं जो ऊष्मा को क्या करते हैं? उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दूसरा प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती, तथा समय के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।